हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं मीन के बाद मीडियन का क्वेश्चन। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा मेजरमेंट अपन ले रहे हैं आज, विच इज मीडियन। ठीक है, पहले तो मीडियन होता क्या है इसकी बात करेंगे और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, अगेन फिर लास्ट में वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आपका मेरिट्स, डिमेरिट्स और यूजेस का। ठीक है, तो मीडियन की बात करें तो मीडियन सबसे पहले है क्या? मीडियन आपका मिडिल टर्म है। मीडियन क्या है? आपका मिडिल टर्म है। जैसे अगर आपके पास रॉ डेटा लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से 3 डेटा की बात करनी है, रॉ डेटा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ये तीनों थे ना हमारे पास, तो उन्हीं की बात यहाँ पे भी करनी है हमें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रॉ डेटा की। मीडियन को अभी आप एक तरीके से ऐसे ही कहिए कि ये एक तरीके से आपके मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रॉ डेटा क्या है? अब रॉ डेटा मान लीजिए आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं 3, 7, 5, 11, 9 सपोज, ये मान लीजिए आपकी ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, और भी एक आध लिख देते हैं हम 13, 17 मान लीजिए कुछ भी। ठीक, 1 कुछ ऐसे लिखा हुआ था। अब आपने क्या किया, इसका मीडियन कहा जाए निकालने के लिए, तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अरेंज करिए इसको। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अगर इसको अरेंज करके लिखा तो क्या बनेगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, है ना? अच्छा, इतनी चीजें हैं क्या? एक और लिख लेते हैं अपन, सपोज 19 भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 19 भी आ जाएगा, है ना? तो ये आपके पास डेटा दिया हुआ था, हमने इसको पहले क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है, पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो आपके पास मिडिल टर्म कौन सी बनती है? मिडिल टर्म आपको देखो कितनी टर्म्स लिखी हुई है आपके पास लिखी हुई है 9 टर्म्स। तो 9 अगर टर्म्स लिखी है तो इनमें मिडिल कौन सा है? 5th टर्म है ना? ये वाली टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी जिसके 4 इधर है और 4 उधर है ना? तो आपके पास जो रॉ डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा अगर आप उसको एक सही तरीके से अरेंज कर दें तो आपके पास, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, तो आपके पास जो मिडिल टर्म बनती है वही मीडियन कहलाती है। ठीक है, तो मीडियन मतलब सिंपली अभी फिलहाल हमने ऐसे समझा कि मीडियन इज मिडिल टर्म। तो ये जो 9 है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका मिडिल टर्म था। आपके पास टोटल 9 टर्म्स थे। ठीक है, 9 टर्म्स थे, तो 5th टर्म जो होगी वो सिंपली आपकी क्या होगी? मिडिल टर्म कहलाएगी। ठीक है, अब यहीं पे अगर मान लीजिए कि आपके पास ये टर्म्स होती 1, 3, 5, 4, 2, 9, मान लीजिए ये टर्म्स होती। ठीक है, तो पहले इसके लिए क्या करते हैं, इसको भी सही ऑर्डर में पहले तो अरेंज करो। तो क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 9, ऐसे 6 टर्म्स लिखे हैं। अब 6 टर्म्स में मिडिल टर्म क्या आएगा? तो अब ये तो नहीं मालूम आपको भाई, पिछली बार तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स 9 थे, तो आपको पता था कि ये वाली चीज ऐसी है जिसके 4 इधर और 4 इधर दी है, मिडिल टर्म आपको पता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स हैं? 6 टर्म्स हैं। तो अब जब 6 टर्म्स है तो आपके पास 2 मिडिल टर्म्स होंगी। क्या होंगी? 2 मिडिल टर्म्स। 2 मिडिल टर्म्स आपने मतलब क्या करें कि आपके पास ये 6 टर्म्स थी, तो जो आपकी 3rd नंबर की टर्म है और 4th नंबर की टर्म है, दोनों ही मिडिल टर्म होगी। लेकिन क्या मीडियन दोनों हो जाएंगे क्या? नहीं। मीडियन के लिए इस समय आपको क्या करना होगा? इन दोनों का एवरेज लेना होगा। ठीक है, इन दोनों का एवरेज लेना होगा। तो इस बार मीडियन होगा आपका 3 + 4/2 मतलब 3.5। मतलब आपके पास 2 केसेस हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके ऑड हैं, जैसे यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड थे, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n थे तो आप कह सकते हो कि ये 9 ऑब्जर्वेशंस थे। 5th नंबर वाला टर्म जो था वो मिडिल टर्म था, वही मीडियन था। लेकिन जब इवन की बात हुई तो इवन के केस में अलग हो गया सिनेरियो। इवन के केस में आपके पास 2 मिडिल टर्म्स आए और दोनों का एवरेज जो होगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है बात? तो इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स कह लो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लो, इज ऑड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस n है, ठीक है, कितने हैं? n है, तो
n+1, ठीक है, बाई 2। जैसे यहाँ पे 9 था तो मिडिल टर्म आपने कैसे निकाला, 9+1/2, T5 जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है आपका टर्म नंबर 5 है ना, ये आपका टर्म नंबर 5 है। तो यहाँ पे भी इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू n, देन Tn+1/2, टर्म नंबर कौन सा, n+1/2, ठीक है, इज आवर मीडियन, यही आपका मीडियन होगा, सिंगल मीडियन होगा, ठीक है। और दूसरा केस हमने कहा कि व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इज इवन, अगर n आपका इवन है, तब क्या होगा, तो n अगर इवन है तो आपके पास दो मिडिल टर्म है, कौन से, जैसे यहाँ पे 6 अगर था तो दो मिडिल टर्म थे, एक था आपका टर्म नंबर n/2 है ना, थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म कैसे आएगा, टर्म नंबर n/2+1, सही है, n/2+1, ये दो मिडिल टर्म्स थे आपके, थर्ड मतलब n/2 और n/2+1 मतलब फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना होगा, और ये आपका इस बार मीडियन होगा। समझ में आ रही बात, पहले आपको देखना है कि आपके जो टर्म्स दिए गए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, फिर देख लो कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो सीधा एक ही मीडियन होगा, कौन सा, n+1/2th टर्म, और अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है तो n/2th टर्म और n/2+1th टर्म दोनों का एवरेज जो होगा वही आपका मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड और फिर आते हैं यहाँ पर अनग्रुप डेटा पे। तो नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन देते हैं एक, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है -3, 2, 1 है ना, -5, 7, ठीक है, 11 और 14 मान लीजिए, ये आपके पास टर्म्स दी है। इनका आपसे कह रहा है कि पहले तो इनका मीडियन फाइंड आउट करिए। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप आपका क्या है, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे तो क्या बनेगा, -5 सबसे छोटा, फिर -3, फिर आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, और फिर 11 आएगा, और फिर आपका 14 आएगा। तो आपके पास टोटल कितनी चीजें, 7 चीजें हैं। अगर 7 चीजें हैं तो 7 चीजों में आपका मिडिल टर्म कौन सा है, तो आप सीधा आप तो फॉर्मूले से आप समझ सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं, ऑड है ना, n आपका कितना है, 7, जो कि क्या था, ऑड था। तो अगर ऑड है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक ही मिडिल टर्म होगा, कौन सा वाला, n+1/2th टर्म, ठीक है, n+1/2th टर्म मतलब T4, और T4 आपका कौन है, ये टर्म नंबर 4, मतलब मीडियन आपका कौन होगा, 2 होगा, बस। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास डेटा देता यही -11, 9, 7, -5, -3, 2 मान लीजिए ये देता, तो अब आप देखें, अब इसको भी आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो आपने अरेंज किया, क्या बनेगा, -11 सबसे छोटा, फिर -5, फिर -3, फिर 2, फिर 7, फिर 9। तो आपके पास 6 टर्म्स है। अगर 6 टर्म्स है तो आपका n कैसा है, इवन है, n=6 कैसा है आपका, इवन है, n=6 आपका इवन। तो अगर इवन है तो आपके पास दो मिडिल टर्म्स हैं, कौन से, n/2 और कौन सा, n/2+1, ये दो मिडिल टर्म्स हैं। और इनका आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, बिकॉज इवन था, है ना। तो दो मिडिल टर्म्स आए और उसका एवरेज आपका आंसर होगा। तो मतलब है T3 है ना, और T3+1 मतलब 4, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का आपको एडिशन करके बाई 2 करना है। तो थर्ड टर्म आपकी कौन सी है, ये है, फोर्थ टर्म कौन है, 2 है। तो आपका आंसर क्या आएगा, -3 + 2/2, मतलब आंसर हो गया आपका -0.5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास अगर अनग्रुप डेटा आता है, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, अनग्रुप डेटा में क्या सिचुएशन बनेगी, देखिए अनग्रुप डेटा में आपके पास डेटा है, फ्रीक्वेंसी है ना। तो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 2, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 3, ठीक है, और कुछ और भी ले लेता हूँ, सपोज 4, ठीक, ये डेटा है आपका, और फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है 5, 11, 13, 2, 9, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है।
और कहा जाए कि इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप ऐसे समझो ना इस चीज को कि 2 आपका 5 टाइम्स लिखा है ना। अगर इसको रॉ डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की सब सोचे हैं तो 2 आप 5 टाइम्स लिखोगे, 5 को आप 11 टाइम्स लिखोगे, 7 को लिखोगे 13 टाइम्स, 3 को लिखोगे 2 टाइम्स और 4 को लिखोगे 9 टाइम्स। यही करोगे। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमेशा की तरह समेशन ऑफ fi के बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि उसको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, है ना। तो मतलब क्या हुआ, पहले तो इसको सही तरीके से आप अरेंज करिए। सही तरीके से अरेंज करने का मतलब है सबसे छोटा डेटा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले डेटा अरेंज करिए। 2, 3, 4, 5 और 7 ये आपका डेटा है। और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आप लगा दीजिए कि 2 की फ्रीक्वेंसी थी 5, 3 की फ्रीक्वेंसी थी 2, 4 की फ्रीक्वेंसी थी 9, 5 की फ्रीक्वेंसी थी 11 और 7 की फ्रीक्वेंसी थी 13। ये आपके पास एक्चुअली पहले तो डेटा क्रिएट हुआ, ठीक है। कैसे? पहले जब हमने इसको सही ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, ठीक है, अब फिर से आपको मिडिल टर्म तक पहुंचना है। तो आप ऐसे सोचिए जरा कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो आप सबका एडिशन करोगे, है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितने हैं? 5 to 7, 7, 9, 16, 16, 11, 27, 27 और 13, 40 टर्म्स आपके हैं टोटल। तो अगर 40 ऑब्जर्वेशंस आपकी लिखी हुई हैं तो आपका 20th नंबर का टर्म और 21st नंबर का जो टर्म होगा, दोनों का जो एवरेज आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए। सही है बात? जो 20th नंबर का टर्म हो और 21st नंबर का टर्म हो, उन दोनों का एवरेज, ठीक है, यही आंसर होगा। तो सबसे पहले अगर आप ऐसे सोचें कि 20th नंबर पे कौन आएगा, देखो मेथड में बताऊंगा बट लॉजिकली इसको समझ लो। 20th नंबर का टर्म कौन सा आएगा और 21st नंबर का टर्म कौन सा आएगा, बस यही रिक्वायर्ड है। तो 20th नंबर पे क्या आएगा, देखो आपने 2 लिखना शुरू किया होगा, 2 को आप लिखोगे कितनी बार? 5 टाइम्स, सारे 2 खत्म। फिर आपने रॉ डेटा के टर्म्स में एक तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 3 को आप लिखोगे 2 टाइम्स, है ना। फिर 9 और 4 को लिखना शुरू करोगे 9 टाइम्स, तो 4, 4, 4, 4, 4, है ना। आपने 4 सारे लिख दिए, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स आपने 4 लिख दिया। उसके बाद 5 आपको लिखना है 11 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतनी बार लिख दिया आपने। और फिर आपका 7 आएगा कितनी बार? 13 टाइम्स। ऐसा करके होगा। आपको कौन से नंबर के टर्म से मतलब है? 20th नंबर का टर्म और 21st नंबर का टर्म, इसी से मतलब है ना। तो देखो ये 5 चीजें खत्म प्लस 2, 7 चीजें खत्म हो गई टोटल। यहां से स्टार्टिंग से 7 चीजें खत्म। फिर आपकी ये कितने हैं? 9 है, 16 चीजें खत्म। 17th, 18th, 19th, 20th टर्म आपकी 5 है और 21st टर्म भी आपकी क्या है? 5 है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर सिंपली ये होना चाहिए 5 + 5/2, मतलब आंसर आपका 5 होगा कि नहीं। 20th नंबर का टर्म और 21st नंबर का टर्म यही तो डिसाइड करेंगे कि मीडियन क्या है। और हम देख सकते हैं दोनों 5 है, तो दोनों का एवरेज कितना आएगा? 5 के बराबर ही आएगा, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है, ठीक। इसी लॉजिक को हमने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है? हमने एक कंसेप्ट बना लिया इसका, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव टेस्ट जो होते हैं वैसे ही कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे हमने कहा कि हम एड अप करते जाएंगे सारी फ्रीक्वेंसीज को। मतलब जैसे यहां पे 5 है, इसके पहले तो कुछ है नहीं, तो स्टार्टिंग वाले को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब अगले वाले के लिए क्या करोगे? पिछले वाले को ऐड कर दो, तो 5 + 2 7, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे? तो अभी तक की सारी फ्रीक्वेंसी, मतलब वही है, सारी फ्रीक्वेंसीज को अभी तक की ऐड कर दे जाओ। तो सबसे पहले आपने 5 लिख दिया क्योंकि उसके पहले तो कुछ था नहीं। यहां पे क्या लिखोगे? तो 5 और 2 का सम 7, ठीक है। इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो अभी तक की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लो, 16, 5 to 7 और 9, 16। यहां तक कितना होगा? तो इन सबका सम कर लो 27, ठीक है। और फिर यहां तक का टोटल करोगे तो 40। समझ में आ रही बात? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? पुरानी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम,
तो पहले में तो कुछ नहीं रहेगा भाई, उसका पुराना तो कुछ है नहीं, वो तो 5 ही है बस जो है। अगले वाले में आपने 5 और 2 दोनों को ऐड कर दिया, फिर अगले वाले में आपने 5, 2 और 9 तीनों को ऐड कर दिया, फिर आपने 11 को भी ऐड कर लिया, फिर आपने 13 को भी ऐड कर लिया। सही है। और यहां पे आपके पास आया कितना, 40 आया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपका 40 आया है तो आप देखो कि n/2 मतलब ये 40 जो है, ठीक है, ये आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में आ रही है 40, दैट इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑब्वियसली। तो अब आप देखो कि n/2 और n/2 वाली टर्म कहां पे आ रही है, ठीक है, n/2 वाली टर्म कहां पे आ रही है, मतलब n/2 कहां पे लाई कर रहा है। 40/2 मतलब 20 हुआ, 20 कहां पे लाई कर रहा है, तो देखो 16 यहां पे खत्म हो गया और यहां 27 खत्म हुआ है, मतलब 16th टर्म से लेकर के 27 टर्म तक हमारे पास क्या लिखा होगा, 5 लिखा होगा, है कि नहीं, यही है ना, ये 16th टर्म यहां खत्म हो गई और 27th टर्म यहां खत्म हो गई, बीच में हमेशा क्या लिखा है, 5 लिखा है ना। तो आपको करना यह है कि n/2 वाला खोजो कहां पे है, n/2 आपका है 20 कहां पे लाई करेगा, तो 16 और 27 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इस वाले को आप फोकस कर लो, यही आपका आंसर है, इस वाले को आप फोकस कर लो, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 27 आपको चाहिए था, ठीक है, 20 चाहिए था, 20 आपका जब 20th टर्म आएगी इनफैक्ट तो 16 वाली चीजें तो खत्म हो चुकी होगी, मतलब 4 आपका खत्म हो चुका होगा और 27 तक आपको 5 ही लिखना है। आपको क्या खोजना था कि 20 कहां पे लाई करेगा, तो आपने कहा n/2 जो 20 है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस इंटरवल में लाई कर रहा है 16 और 27 के बीच में, तो यहां का जो डेटा है यही डेटा आपका करेक्ट आंसर बनाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए तो आपको करना क्या है, आपको n/2 निकालना है और n/2 से ज्यादा वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पे है, n/2 से ज्यादा वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पे है, यहां पे है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो डेटा है उस डेटा को आपको आंसर बता देना है, ठीक है। n/2 से ज्यादा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां है, तो n/2 20 है, 20 से ज्यादा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस डेटा के करस्पॉन्डिंग आई है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, मैंने लॉजिकली भी इस चीज को समझा दिया है। अब आते हैं ग्रुप्ड डेटा पे। ग्रुप डेटा के लिए आपको एक फॉर्मूले के थ्रू जाना पड़ता है, वहां पे बहुत ज्यादा अपन एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बल्कि कर सकते हैं बट उसका कोई खास लॉजिक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्या ग्रुप डेटा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रुप डेटा है ना, इंटरवल 0 से 10 फ्रीक्वेंसी 5, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी 10, है ना, ये आपका इंटरवल और ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी 5, 10, 20, 7, 8 और 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है। तो अब यहाँ पे आप क्या करते हो, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला काम है आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक और बॉक्स बना लो। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही, है ना। अब इसका बॉक्स सबसे पहले आप तैयार करोगे, तो सबसे पहला वाला तो ऐसे लिख जाएगा और उसके बाद हम एड अप करते जाएंगे। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, जो इसके पहले वालों का सम होगा, तो 5 और 10 मिलकर के 15। इसके सामने क्या लिखेंगे, जो इसके पहले वालों का सम होगा, तो 5, 10 और 20 मतलब 35। फिर आप इसके सामने क्या लिखोगे, जो अभी तक का पूरा सम है, तो 35 तो पहले ही हो गया था, 7 और ऐड हो गया है ना, 42। फिर आप यहां के सामने क्या लिखोगे, पूरे का सम 50। फिर इसके सामने क्या लिखोगे, इस पूरे का सम 55, है ना। तो आपके पास n कितना आया, n आपका आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके कितने हैं, 55, है ना। तो n आपका कितना है, 55। इसमें थोड़ा सा क्या करना है, एक फॉर्मूले के थ्रू हम जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली कह लें या फिर टोटल मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लें, दैट इज इक्वल टू 55। तो आप खोजोगे n/2 अगेन, ठीक है, मतलब n/2 से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी कहां पे आई है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो इंटरवल खोजोगे जबकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा हो। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप मतलब फर्स्ट स्टेप तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लो, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है कि वो वाले इंटरवल को खोजो जहां पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा है, मतलब 27 से ज्यादा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पे हो रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 है, 20 से मतलब n/2 का मतलब हो गया कितना, 27.5,
ठीक है, तो 5 है 15 है, तो 27.5 से कम ही है ना। हमें चाहिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब पहली बार n/2 से ज्यादा होती है, तो पहली बार यहां पे ज्यादा हुई है ना, तो ये जो होगा ये डिफाइनिंग इंटरवल होगा। इसको क्या बोलेंगे हम? डिफाइनिंग इंटरवल, वो इंटरवल जहां से चीजें डिसाइड होंगी। और मीडियन का फॉर्मूला क्या आएगा? मीडियन आएगा फॉर्मूला इसका L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F, ठीक है, और n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला निकल करके आता है मीडियन का, ठीक है। अब इसका प्रूफ वगैरह और बाकी चीजें नहीं, बस ये ऐसे ही समझना है ऐसे। L प्लस n/2 माइनस C बाई F इंटू S। तो सबसे पहली चीज आती है कि भाई ये चीजें हैं क्या क्या, ठीक है। तो ये डिफाइनिंग इंटरवल सबसे पहले आप डिसाइड कर लो। कौन सा रहता है डिफाइनिंग इंटरवल? जब पहली बार क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा होगी, तो पहली बार यहां पे ज्यादा हुई है, ठीक है। इस इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा दैट इज योर L, ठीक है। तो L क्या है आपका? L है लोअर लिमिट, ठीक है। L है आपका लोअर लिमिट ऑफ डिफाइनिंग क्लास या फिर डिफाइनिंग इंटरवल, ठीक है। L जो है आपका लोअर लिमिट है। n/2 पता ही है, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक। C क्या है? तो C है आपका जहां पे आपको n/2 मतलब ये डिफाइनिंग इंटरवल मिला है, उसके जस्ट ऊपर वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर, क्लास कहिए या इंटरवल कहिए, बात बराबर ही, क्लास जस्ट बिफोर डिफाइनिंग इंटरवल या फिर डिफाइनिंग क्लास, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाली डिफाइनिंग क्लास, मतलब इसके जस्ट पहले वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर C। F क्या है? तो F है आपका डिफाइनिंग इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। F है क्या? डिफाइनिंग इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफाइनिंग क्लास, ठीक है। और H क्या है? H है विड्थ ऑफ इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास या फिर विड्थ ऑफ इंटरवल। तो कितना कितना है इस केस में देखें, तो डिफाइनिंग क्लास की ये लोअर लिमिट, तो इस इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 20 है। तो L आपका कितना हो गया? 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 55 है, तो N कितना हो गया? 55। C कितना है? तो इसके जस्ट पहले वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफाइनिंग क्लास कितना है? 20 है ना, ये आपका 20। और विड्थ मतलब कि ये गैप कितना है इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों में गैप है आपका 10 का, है ना। तो विड्थ ऑफ क्लास मतलब 30 माइनस 20, 40 माइनस 30 सब कितने हैं? 10 के बराबर। तो विड्थ ऑफ क्लास इज 10। अब उठा करके बस आप फॉर्मूले में रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? L है आपका कितना? L है 20 प्लस n/2 है आपका 27.5, C है आपका 15, है ना, डिवाइडेड बाई F कितना है आपका 20 और H कितना है आपका 10 के बराबर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका मीडियन आ गया। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये सारे टर्म्स आपको समझने हैं कि क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका, कब आप मीडियन को यूज करोगे, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। तो मेरिट्स की बात करें तो अगेन इसका प्रॉपर डेफिनेशन है, मतलब सही तरीके से हर केस में आपके पास फॉर्मूला है, प्रॉपर मेथड्स हैं जिससे कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब इसमें आपका एक्सट्रीम वैल्यूज वाला जो फैक्टर था, जैसे एवरेज को जो मतलब 4 रीडिंग्स हमने बहुत छोटी ली थी और एक रीडिंग 500 ले ली थी, उसकी वजह से जो मीन था वो काफी बड़ा आ गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे वो जो सबसे बड़ी एक्सट्रीम वैल्यू है, अगर मान लीजिए अलग से कोई आई है तो बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर में रहेगी, है ना। तो आपको तो मिडिल टर्म पे फोकस करना रहता है, मीडियन में आपको मिडिल टर्म पे फोकस करना रहता है, तो इसलिए एक्सट्रीम वैल्यूज का इम्पैक्ट नहीं आएगा। सही है बात भाई। अगर आपके पास लिखा हुआ है
2, 4, 6, 8, 500 है ना, ये मान लीजिए लिखा हुआ है। तो मीडियन को थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि यहाँ 500 लिखा है या 450 लिखा है या 100 लिखा है, उसको तो मतलब इससे है कि अगर 5 टर्म्स टोटल लिखे हैं तो थर्ड टर्म कौन सा है, इसी से मतलब है। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज का इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता जैसे आपका उस केस में पड़ जाता था। फिर आपका है, इसको हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे अभी हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है, और फिर है आपका कुछ केसेस में बस रैंडम डेटा, रॉ डेटा है तो आप बस डायरेक्टली देख करके मिडिल टर्म निकाल सकते हो। ठीक, डिमेरिट्स क्या है? अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के केस में आपका डिमेरिट है, क्योंकि उस समय आपके पास दो मीडियंस हैं, है ना, उनका जो एवरेज होता है उसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, दो ऑब्जर्वेशंस का मिड पॉइंट ले रहे हो, वो आपका डिमेरिट है, क्योंकि 6 और 7 दो मान लो मिडिल टर्म्स आपके पास एक 6 है और एक 7 आया है, तो दोनों का मिड पॉइंट 6.5 आप कहते हो आंसर है, बट वो एक्चुअली तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं था। फिर नेक्स्ट है आपका ये सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में नहीं रख रहा है, मिडिल टर्म पे बस फोकस कर रहा है, ये आपका एक डिमेरिट है। फिर डिमेरिट है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 6 की जगह आपका मिडिल टर्म मान लो गलत हमने रीडिंग ले ली, ये जो ऑब्जर्वेशन था ये रीडिंग हमने गलत ले ली, 6 ले ली जबकि ये एक्चुअली था 10। ठीक है, तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, क्योंकि पहले तो असेंडिंग ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये कुछ भी मतलब इस तरीके का आप यहाँ पे 6 है और मान लो ये वैल्यू 3 है, तो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या है कि थोड़ा सा भी अगर सैंपलिंग में एरर हुई, रीडिंग लेने में एरर हुई, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल रिजल्ट आपका काफी फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, अब इसका कब यूज करते हैं तो ये भी है, मीडियन इज द ओनली एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली बट कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टिपिकल वैल्यू इन प्रॉब्लम्स कंसर्निंग वेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वगैरह में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और यही बस ये थ्योरेटिकल पोर्शन था थोड़ा बहुत आपका। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। मेनली आपको क्या समझना है, मेनली आपको समझना है कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, वो तीनों केसेस हमने आपको बता दिए हैं, ग्रुप डेटा और रॉ डेटा दोनों ही केसेस, सॉरी अनग्रुप्ड और रॉ डेटा थोड़ा सा सिमिलर टाइप के हैं, ऑल्दो अनग्रुप्ड के लिए आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है, जबकि ग्रुप डेटा वाले केस में आपके पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से ही आप चीजें कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मीडियन रिलेटेड लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे मोड की।